एक्यूट हार्ट फेलियर समझना है, ठीक है। तो एक्यूट हार्ट फेलियर से अपन स्टार्ट करते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू क्रॉनिक। क्रॉनिक वाला भी बहुत इजी था, बट ये तो बहुत इजी है। देखो, अब एक्यूट हार्ट फेलियर का पहले तो मैं तुमको मतलब समझाता हूँ, ठीक है। अब पहली चीज, एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि एक्यूट प्रेजेंटेशन है। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि बहुत महीनों से बहुत सालों से चल रहा है, एक्यूटली प्रेजेंट कर रहा है, ऐसा इसका मतलब है। तो एक्यूट हार्ट फेलियर दो प्रकार का रह सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि अपने हार्ट में एबनॉर्मेलिटी है। किस में एबनॉर्मेलिटी है? हार्ट में एबनॉर्मेलिटी है, बट तुम्हारा टिश्यू का रिक्वायरमेंट जो है, टिश्यू का रिक्वायरमेंट इज नॉर्मल। तो अगर टिश्यू का रिक्वायरमेंट नॉर्मल है और हार्ट में एबनॉर्मेलिटी है, तो ये भी हार्ट फेलियर की तरह होगा ना। हार्ट फेलियर का असली मतलब क्या है? हार्ट काम नहीं कर रहा है। अब हार्ट काम कैसे नहीं, हार्ट का काम क्या है? टिश्यूज को परफ्यूजन करना, टिश्यूज को परफ्यूजन करना। तो अब इसमें हार्ट में एबनॉर्मेलिटी है, बट टिश्यू की रिक्वायरमेंट नॉर्मल है। तो हार्ट में एबनॉर्मेलिटी, ऑब्वियसली टिश्यू परफ्यूज हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ये भी एक्यूट की तरह प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा कैसा रह सकता है अपने पास? दूसरे इसमें क्या रह सकता है कि हार्ट तो नॉर्मल है, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट इज नॉर्मल, लेकिन तुम्हारा जो टिश्यू है उसका डिमांड बहुत बढ़ गया है। टिश्यू का डिमांड बहुत बढ़ गया है। तो अब अगर टिश्यू का डिमांड बढ़ जाएगा, इसी को अपन टिश्यू का मेटाबॉलिक डिमांड बोलते हैं। तो सोचो, अगर टिश्यू का मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाएगा तो भी उसको अपन हार्ट फेलियर की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं? तो इन दोनों को नाम दिए जाते हैं। जैसे ये जो है, इसमें हार्ट की एबनॉर्मेलिटी है, तो मेरे को बताओ इसमें कार्डियक आउटपुट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा? कार्डियक आउटपुट हाई की लो? बताओ। ये जो है हाई और लो, कैसा कार्डियक आउटपुट रहेगा इसमें? फास्ट? लो? लो, करेक्ट, वेरी नाइस। तो लो कार्डियक आउटपुट है, करेक्ट सात्विक, करेक्ट सानी का। तो इसमें लो कार्डियक आउटपुट रहेगा। तो इसीलिए इसी प्रकार के हार्ट फेलियर को अपन कहते हैं लो आउटपुट कार्डियक फेलियर। क्या कहते हैं? लो आउटपुट कार्डियक फेलियर कहते हैं। और ये जो है, इसमें कार्डियक आउटपुट तो ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। इसको क्या बोला जाता है? हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। अब हाई आउटपुट मतलब ऐसा नहीं कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, बट फिर भी कंपैरेटिवली लो वाले के कंपेयर में हाई है, तो इसलिए इसको हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर ऐसा बोला जाता है। तो अब लो आउटपुट कार्डियक फेलियर के अंदर दो हिस्से आते हैं, ठीक है, दो हिस्से। अब इसको अपन क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर है, मतलब क्या? टिश्यू की डिमांड बढ़ रही है। अब ये कौन से कंडीशन के अंदर हो सकता है? अगर किसी को सीवियर अनीमिया है तो ये हो सकता है, सीवियर अनीमिया के अंदर हो सकता है। फिर ये थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर हो सकता है, और ये अपने वेट बेरी बेरी डिसीज के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके नाम याद रखो सिर्फ। अब ये जो एक्यूट वाला बोल रहा हूं मैं, जिसमें हार्ट एबनॉर्मल है और टिश्यू का रिक्वायरमेंट नॉर्मल है, अब ये बेसिकली अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं? कल अपन ने क्या देखा था? कल अपन ने क्रॉनिक वाला हार्ट फेलियर देखा था। अब एक बात समझो, कोई भी क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, उसको अपन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे थे, उसको अपन बीटा ब्लॉकर्स वगैरह वो सब मेडिकेशन दे रहे थे। अगर वो मेडिकेशन लेगा नहीं, अगर वो मेडिकेशन लेगा नहीं, तो हो क्या सकता है? उसको सडनली जो भी उसके सिम्टम्स थे क्रॉनिक वाले, वो बढ़ जाएंगे सडनली। अगर वो सिम्टम्स बढ़ गए तो वो एक्यूट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब क्या क्या सिम्टम थे तुमको पता है? पल्मोनरी एडिमा हो रहा था, डिस्निया हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर सडनली किसको एडिमा हो गया, पल्मोनरी एडिमा, उसको अपन एक्यूट पल्मोनरी एडिमा बोलेंगे। तो वही एक्यूट में आ जाएगा। तो एक्यूट कार्डियक फेलियर ऐसा नहीं कि अलग एंटिटी है, क्रॉनिक वाले कंडीशन के अंदर ही अगर कभी उसको एक्यूट वाला प्रेजेंटेशन आ गया तो उसको अपन बोल सकते हैं एक्यूट। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? एवढं क्लियर आहे का? ठीक है। अब देखो, अब आगे ये जो है लो आउटपुट कार्डियक फेलियर, अब इसको अपन दो हिस्सों में बांटते हैं। इसको अपन दो हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? दो हिस्से कैसे, ध्यान से समझो। एक तो अपने पास होता है एक्यूट डी नोवो हार्ट फेलियर, डी नोवो हार्ट फेलियर, और एक दूसरा होता है दैट इज अपना एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर, डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर किसी को ऑलरेडी कार्डियक हार्ट फेलियर था, अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट फेलियर था, अगर उसके सडनली सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है, एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। और एक्यूट डी नोवो हार्ट फेलियर मतलब क्या? किसी को क्रोनिक हार्ट फेलियर की कोई भी सिम्टम नहीं है, सडनली उसको अचानक से एक्यूट डी नोवो हार्ट फेलियर हो गया, सडनली उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ गए और वो बहुत सीवियर लेवल पर आ गए। तो एक्यूट डी नोवो मतलब सडनली आ गया, ऐसा नहीं कि उसको पहले था क्रॉनिक वाला। एक्यूट डिकम्पेंसेटेड मतलब क्या? क्रॉनिक वाले था, उसको सिम्टम्स भी थे, बट वो एकदम से वर्सन हो गए, तो उसको अपन एक्यूट डिकम्पेंसेटेड बोलते हैं। इतना डिफरेंस सबको समझ में आया क्या? समझ ल? समझ लगा? ठीक है। तो ये जो है एक्यूट डी नोवो, इसका मतलब क्या है? एक्यूट डी नोवो का मतलब क्या है? ऑनसेट, ऑनसेट ऑफ न्यू सिम्टम्स,
ऑनसेट ऑफ अगर न्यू सिम्टम्स है तो वो एक्यूट डी नोवो है, और इसका मतलब क्या है एक्यूट डिकम्पेंसेटेड का, कि सिम्टम्स तो ऑलरेडी थे, सिर्फ वो वर्सन हो रहे, तो इसको अपन बोलते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्सनिंग साइंस, वर्सनिंग साइंस, ठीक है। तो इसमें जो साइंस है वो वर्सन हो गए, तो इसलिए एक्यूट डी नोवो और एक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर, इसके दो प्रकार है। अब इसके कॉजेस क्या है, अब जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया, एक्यूट डिकम्पेंसेटेड का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है याद रखना, दैट इज पुअर कॉम्प्लायंस, पुअर कॉम्प्लायंस फॉर मेडिकेशन। जो उसको अपन ने दवाई दी है, अगर वो अच्छे से ले नहीं रहा तो पुअर कॉम्प्लायंस है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है अपने एक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर का। अब एक्यूट डी नोवो हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, ध्यान से समझो। इसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, एक्यूट एमआई, एक्यूट एमआई। किसी को सडनली मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया तो उसका हार्ट का टिश्यू बहुत डेड हो जाएगा, तो हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो एक्यूट एमआई इज मोस्ट कॉमन, जिसके वजह से अपना डी नोवो वाला हो सकता है। इतना सबको क्लियर है, ये डिफरेंस और ये सब क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो ये कॉजेस अपने को याद रखने। अब इसके बाद इसके और भी कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। और कॉजेस क्या है इसके, देखो अदर कॉजेस, मैं ऐसा लिखता हूँ अदर कॉजेस, तो इसके सिर्फ नाम याद रखो। एक तो वायरल मायोकार्डाइटिस, तो वायरस की वजह से अगर मायोकार्डियल इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कार्डाइटिस, वायरल मायोकार्डाइटिस, और टैक्योट्स्यूबो कार्डियोमायोपैथी। अब ये अपन डिस्कस करेंगे कार्डियोमायोपैथी डिटेल में, बस अभी के लिए इसके नाम याद रखो। तो ये अपना बेसिक हो गया। अब अपन क्लासिफाई कैसे करते हैं हार्ट फेलियर का, इसको समझो। बेसिक डिफरेंस अपने को क्लियर है। अब इसको क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस बेसिस पे अपन ट्रीटमेंट देंगे। अब ट्रीटमेंट कैसा देना है वो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो पहली चीज अपने को पता है हार्ट फेलियर के दो सबसे कड़क मुद्दे कौन से। एक तो हार्ट फेलियर अगर किसी को हुआ तो दो सबसे कड़क मुद्दे क्या है, कि उसको एक तो क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। एडिमा इन द सेंस क्या, पूरी जगह पे, अगर किसी को राइट हार्ट फेलियर है तो पीडल एडिमा हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, कंजेशन हो सकता है लीवर का, फिर अपने इसका लंग्स का कंजेशन हो सकता है। तो दो मुद्दे में से पहला मुद्दा क्या है हार्ट फेलियर का, कि ये कंजेशन कर सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हार्ट फेल हो रहा है तो टिश्यू के पास ब्लड पहुंचेगा नहीं। तो दूसरा मुद्दा क्या हो सकता है कि यहाँ पर लो टिश्यू परफ्यूजन हो सकता है, लो टिश्यू परफ्यूजन। तो अपने को इन दो चीजों को एड्रेस करना है। देखो हार्ट फेलियर के अंदर क्या हो सकता है, एक तो सडनली कंजेशन हो सकता है एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर, या फिर क्या हो सकता है टिश्यू का परफ्यूजन घट सकता है, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स को अपने को एड्रेस करने का। अब कंजेशन के साइन तुम लोगों को सबको ऑलरेडी पता है, फटाफट टाइप करना चालू करो। कंजेशन के क्या क्या अपने को साइंस देखने को मिलते हैं। साइंस पूछ रहा हूँ मैं, साइंस क्या क्या साइंस है बताओ, कंजेशन के साइंस कोई भी, लिवर चलेगा लंग चलेगा, कंजेशन के साइंस टाइप करो फास्ट। कंजेशन के साइंस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू आसाइटिस, वेरी नाइस, आसाइटिस हो सकता है, ठीक है, आसाइटिस हो सकता है। और क्या हो सकता है, बहुत टाइम लगा रहे हो रे तुम लोग। जेवीपी बढ़ सकता है, कैपुट मेडुसी, करेक्ट, वो भी हो सकता है, कैपुट मेडुसी हो सकता है अल्टीमेटली। लेकिन और भी बताओ ना, और भी जो अपन ने कल कल डिस्कस किए थे कंजेशन के, पीडल एडिमा, वेरी नाइस, पीडल एडिमा हो सकता है। और अगर लंग कंजेशन है तो क्या होगा, लंग कंजेशन है तो क्या क्या होगा, लंग कंजेशन में क्या होगा, पल्मोनरी हाइपर, ठीक है। ये तो सुनना चाहता हूँ मैं, और बताओ डिस्निया, वेरी नाइस, डिस्निया। और दो नाम डिस्कस किए थे मैंने, डिस्निया, और क्या था अपने पास, पीएनडी था, paroxysmal nocturnal dyspnea, हिमोप्टाइसिस, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं अपन, हिमोप्टाइसिस। और क्या था अपने पास, पीएनडी एक था, और एक था, और क्या था, ऑर्थोपनिया था, ऑर्थोपनिया था। तो ये कुछ साइंस है जिससे अपन पहचान सकते हैं, अगर मेरे को ये साइंस दिख रहे इसका मतलब उसको कंजेशन है, ऐसा अपन बोल सकते हो, ठीक है। अब लो टिश्यू परफ्यूजन के क्या क्या साइंस होते हैं ध्यान से समझो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक, ठीक है। एक तो अगर टिश्यू के पास ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो मेरे को बताओ जो तुम्हारे पेरिफेरल ऑर्गन्स है, पेरिफेरल जो भी टिश्यू है, वो ठंडे फील होंगे या हॉट फील होंगे, वार्म फील होंगे या फिर कोल्ड फील होंगे, बताओ। वार्म की कोल्ड, अगर ब्लड पहुंचेगा नहीं तो वार्म की कोल्ड, बताओ। कोल्ड, वेरी नाइस सत्विक, करेक्ट आने का। तो लो टिश्यू परफ्यूजन अगर है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि कोल्ड पेरिफेरीज होते हैं, कोल्ड पेरिफेरीज। तो पेरिफेरीज विल बी कोल्ड, ठीक है। दूसरा क्या लो टिश्यू परफ्यूजन को पहचानना है, लो टिश्यू परफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहां पर, अनेरोबिक अगर रेस्पिरेशन हुआ तो वहां पर लैक्टिक एसिड जमेगा, तो इसीलिए यहाँ पर सीरम लैक्टेट बढ़ जाता है। तो अगर तुम्हारा सीरम लैक्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब भी अपन पहचान सकते हैं कि टिश्यू परफ्यूजन घट रहा होगा, ठीक है, सीरम लैक्टेट बढ़ रहा है। और क्या हो सकता है, अगर टिश्यू के पास परफ्यूजन नहीं है तो ब्लड पहुंच नहीं रहा है, तो हाइपोटेंशन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जिससे अपन पहचान सकते हैं कि लो टिश्यू परफ्यूजन है। तो सबको ये दोनों चीजें पहचानने आएंगी क्या, कंजेशन और लो टिश्यू परफ्यूजन,
बेस्ड ऑन द साइंस पहचानने आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल, साइनोसिस बोल सकते हैं, वेरी नाइस बोल सकते हैं, साइनोसिस भी होगा, ठीक है। लो टिश्यू परफ्यूजन साइनोसिस भी होगा, साइनोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस वो भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों से अपन पहचान सकते हैं कि टिश्यू परफ्यूजन यहाँ पर घट रहा है। अब इसके बाद एक चीज याद रखो, अगर मेरे को कंजेशन मिल रहा है, अगर मेरे को कंजेशन मिल रहा है, ठीक है, अगर कंजेशन पॉजिटिव या निगेटिव, तो अपन दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। अगर कंजेशन प्रेजेंट है तो उस पेशेंट को अपन बोलते हैं कि पेशेंट वेट है, वेट मतलब गीला पेशेंट है, उसमें फ्लूइड ज्यादा है इसलिए कंजेशन हो रहा है। तो पेशेंट वेट कब बोलेंगे अपन, जब उसमें कंजेशन है, ठीक है। पेशेंट को अपन बोलेंगे वेट पेशेंट या फिर फ्लूइड ओवरलोड, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको अपन, फ्लूइड ओवरलोड। और अगर कंजेशन नहीं दिख रहा तो इसको अपन बोलेंगे ड्राई पेशेंट, ड्राई पेशेंट। तो पेशेंट कैसा हो सकता है, वेट हो सकता है या फिर ड्राई हो सकता है। वेट मतलब उसमें कंजेशन है और ड्राई मतलब उसमें कंजेशन नहीं है। अब सिमिलरली अपने पास क्या है, क्या बोल रहे थे अपन इसको, परफ्यूजन। अब परफ्यूजन के बेसिस पे देखो, अब परफ्यूजन अगर डिक्रीज है, बोल तो परफ्यूजन हो नहीं रहा, तो उसको अपन बोलते हैं कोल्ड पेशेंट, कोल्ड पेशेंट बोलते हैं। और अगर परफ्यूजन नॉर्मल है, अच्छा खासा ब्लड पहुंच रहा है पर टिश्यूज के पास, तो उसको अपन बोलते हैं वार्म पेशेंट। तो किसको क्या बोलते हैं इसको अच्छे से याद रखो, इतना सबको समझ में आया। कंजेशन है तो वेट पेशेंट, नहीं है तो ड्राई पेशेंट। अगर टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज है तो कोल्ड पेशेंट, और टिश्यू परफ्यूजन नॉर्मल है तो वार्म पेशेंट। इतना क्लियर है क्या, बताओ फास्ट, इतना क्लियर, ठीक है। तो ये है कंजेशन का, तो कौन सा वेट है कौन सा ड्राई है अपने को पहचानना है। अब इसी के बेसिस पे अपने को ट्रीटमेंट देना है। देखो देखो हाँ ध्यान से, पहले तो अपन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं फॉर एक्यूट हार्ट फेलियर। यहाँ पर अच्छे से लिखो, ड्रग्स यूज्ड फॉर एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर में कौन से ड्रग्स दे सकते हैं। पहले तो मेरे को बताओ, एक्यूट हार्ट फेलियर में अपन बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं क्या, क्या लगता है तुमको, यस और नो, बताओ बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं क्या। एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते सत्विक, बीटा ब्लॉकर क्या होगा दिया तो, एक्यूट हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर दिया तो क्या होगा। बाकी भी किसी को बोलना है तो बोल सकते हो, बीटा ब्लॉकर क्यों नहीं देंगे। हाँ देखो, हमेशा याद रखो, एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर अपना मकसद क्या है। मे बी अरिदमिया, नहीं नहीं अरिदमिया को कोई रीजन नहीं है। देखो मुद्दा क्या है एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर, इसमें होने क्या वाला है, मैंने क्या बोला, एक्यूट हार्ट फेलियर की दिक्कत ये है कि इसमें सडनली एडिमा वगैरह हो जाएगा या फिर सडनली टिश्यू परफ्यूजन घट जाएगा। तो इसमें मकसद क्या है अपना, टिश्यू परफ्यूजन को सही रखना और कंजेशन ना होने देना। तो अब सोचो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर, माना कि अपने पास कार्डियक आउटपुट घट रहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन वो क्रॉनिक था, धीरे धीरे हो रहा था, उसमें अपना मेन उद्देश्य क्या था कि भाई पेशेंट की मॉर्टेलिटी बचाओ, उसका जो मॉर्टेलिटी है वो नहीं होने देना अपने को। तो इसलिए अपन बीटा ब्लॉकर्स दे रहे थे। पर यहाँ पर अगर तुम सोचो, यहाँ पर अगर अपन ने उसको बीटा ब्लॉकर दिया, एक तो पहले से एक्यूट स्टेज है, वो तो बहुत ज्यादा उसका टिश्यू परफ्यूजन घटे वाला है, टिश्यू परफ्यूज हो रहा नहीं ऐसा समझो, और अपन ने उसको बीटा ब्लॉकर देके उसका हार्ट रेट भी कम कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो सबको समझ में है क्यों बीटा ब्लॉकर नहीं देते इसमें, मकसद पर बेस्ड है। क्रोनिक के अंदर अपना मकसद क्या है कि अपने को उसका मॉर्टेलिटी का रिस्क घटाने का है, इसलिए बाकी सब ड्रग्स दे रहे थे अपन, बीटा ब्लॉकर वगैरह। बट बीटा ब्लॉकर भी जो अपन क्रोनिक में देते हैं ना, वो एकदम लो डोज देते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा दे देंगे। वो क्यों देते, ताकि मॉर्टेलिटी का रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो। तो इतना सबको क्लियर है, एवढं क्लियर। तो बीटा ब्लॉकर अपन एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं देते। इसमें अपना मकसद क्या है कि टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन नहीं होने देना है और कंजेशन नहीं होने देना है, ठीक है। आप ड्रग्स को समझो, ठीक है, एक्यूट हार्ट फेलियर के लिए ड्रग्स को समझो। अब कौन से ड्रग्स अपन दे सकते हैं। पहली चीज, पहला ड्रग अपन कौन सा दे सकते हैं, पहला ड्रग अपन कौन सा दे सकते हैं, देखो वेजोडाइलेटर्स, वेजोडाइलेटर्स। एक बार मैं तुमको ड्रग्स के पहले थोड़ा सा एक बार क्लासिफिकेशन बता ही देता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है, एक सेकेंड दो। अरे यार, हाँ ये क्लासिफिकेशन के पहले थोड़ा सा ड्रग्स की जानकारी के पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अरे क्या हो रहा है, हाँ देखो मैंने क्या बोला, अगर पेशेंट के पास, पेशेंट को कंजेशन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेट पेशेंट। कंजेशन नहीं है तो ड्राई पेशेंट। और मैंने क्या बोला, परफ्यूजन अगर है डिक्रीज हुआ है उसका, तो उसको अपन बोलेंगे कोल्ड पेशेंट। और अगर परफ्यूजन नॉर्मल है तो उसको अपन बोलेंगे वार्म पेशेंट। तो अब एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर कभी कभी क्या हो सकता है, कंजेशन रह सकता है, कभी परफ्यूजन नहीं रहेगा, कभी परफ्यूजन रहेगा, कभी कंजेशन। तो ऐसे चार पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं,
तो 4 पॉसिबिलिटीज कौन से ध्यान से समझो। देखो पेशेंट कैसे रह सकता है, पेशेंट एक तो रह सकता है ड्राई और वार्म रह सकता है। अब ड्राई और वार्म को कैसे इंटरप्रेट करना है, ड्राई का मतलब मेरे को बताओ कंजेशन है या फिर परफ्यूजन है, सी और पी क्या है ड्राई का मतलब, कंजेशन और परफ्यूजन किससे रिलेटेड बातें है, ड्राई का मतलब कंजेशन, वेरी नाइस। तो ड्राई मतलब ये कंजेशन को दिखा रहा है, तो कंजेशन यहाँ पर नहीं है, ड्राई बोल रहे हैं अपन, मेरे को बताओ कंजेशन यहाँ पर नहीं है। और वार्म का मतलब क्या है कि परफ्यूजन यहाँ पर है कि नहीं, बताओ परफ्यूजन है कि नहीं, वार्म मतलब परफ्यूजन है कि नहीं, यस तो ऐसे करो, नो तो ऐसे करो। वार्म मतलब परफ्यूजन है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं परफ्यूजन, ठीक है। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। देखो पेशेंट ड्राई और वार्म रह सकता है, ड्राई और कोल्ड रह सकता है, तो ड्राई के साथ ये 2 पॉसिबिलिटीज आ गए। फिर उसके बाद और क्या रह सकता है अपने पास, वेट के साथ यहाँ पर कोल्ड रह सकता है, वेट के साथ यहाँ पर कोल्ड रह सकता है, और अपने पास वेट के साथ यहाँ पर क्या रह सकता है, वार्म रह सकता है। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो चारों पॉसिबिलिटीज के अंदर अपने को देखने का है कि कौन से ड्रग्स अपन दे सकते हैं और कौन से ड्रग्स अपने को नहीं देने चाहिए। तो यही पूरा अपने को खेल करने का है। तो इसलिए पहले अपन ड्रग्स के एक बार नाम लिख लेते हैं, उसके बाद अपन हर कंडीशन में कौन से ड्रग्स अलाउड है कौन से नॉट अलाउड है वो देखेंगे। देखो पहले तो अवेलेबल ड्रग्स, देखो अवेलेबल ड्रग्स के अंदर पहले तो वेजोडाइलेटर्स है, वेजोडाइलेटर्स है, ठीक है। वेजोडाइलेटर्स मेरे को बताओ हार्ट फेलियर के अंदर आफ्टर लोड और प्री लोड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो वेजोडाइलेटर्स क्या करेंगे मेरे को बताओ, आफ्टर लोड को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, क्या करेंगे आफ्टर लोड को, इंक्रीज और डिक्रीज, वेजोडाइलेटर्स आफ्टर लोड को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, सांगा बेसिक क्वेश्चन, वेजोडाइलेटर्स आफ्टर लोड को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, कम करेंगे, वेरी नाइस। वेजोडाइलेटर्स आफ्टर लोड को ऑब्वियसली कम करेंगे ना, अगर वेजोडाइलेशन होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो आफ्टर लोड कम होगा, तो ये हार्ट फेलियर में फायदेमंद बात है ना, तो आफ्टर लोड को कम करेंगे। अब मेरे को बताओ अगर पेशेंट को हाइपोपरफ्यूजन है, ऑलरेडी उसके पेरिफेरल टिश्यूज में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, तो क्या मैं उसमें वेजोडाइलेटर्स देना चाहूंगा, यस तो ऐसे करो, नो तो ऐसे करो, देना चाहूंगा क्या, वेजोडाइलेटर्स अगर कोई हाइपोपरफ्यूज है तो उसमें नहीं देंगे, करेक्ट तेजल, नहीं देंगे, करेक्ट सर। तो अगर हाइपोपरफ्यूजन है तो उसमें अपन वेजोडाइलेटर्स नहीं देते, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, कांट यूज इफ हाइपोपरफ्यूजन इज देयर, हाइपोपरफ्यूजन है तो वेजोडाइलेटर्स मत दो। तो ऐसे ही ड्रग्स के कुछ नाम है जो याद रखो। वेजोडाइलेटर्स के बाद डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या करेंगे, सिंपल सबको पता है, कंजेशन को कम करेंगे, तो ये कंजेशन को कम करेंगे, तो ये भी अपने को पता है, कंजेशन को कम किया फायदे वाली बात है। तीसरा वेसोप्रेसर्स, वेसोप्रेसर्स भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। वेसोप्रेसर्स कम देंगे अगर किसी को बहुत ज्यादा, अगर कोई पेशेंट के पेरिफेरल टिश्यूज में परफ्यूजन हो ही नहीं रहा तो अपन उसमें वेसोप्रेसर्स दे सकते हैं, ताकि जो है परफ्यूजन बेहतर रहे। तो अभी सिर्फ नाम लिख के लो, बाद में पूरा बताऊंगा इसका, ठीक है। वेसोप्रेसर्स दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, आयनोट्रोपिक एजेंट्स दे सकते हैं अपन, आयनोट्रोपिक एजेंट्स। कोई ड्रग्स के नाम पता है क्या तुमको, आयनोट्रोपिक, टाइप करो भला, आयनोट्रोपिक एजेंट्स के जो भी तुमको पता है, आयनोट्रोपिक एजेंट्स के नाम, एक नाम तो आज के टॉपिक में लिख के भेजा था मैंने तुमको, बताओ आइनोट्रोपिक एजेंट्स के नाम। डिजॉक्सिन, करेक्ट, डिजॉक्सिन है। तो ऐसे और भी ड्रग्स है, डिजॉक्सिन, डोब्यूटामिन, ये सब भी पॉजिटिव आइनोट्रोपी देते हैं, तो अपन देखेंगे डिजॉक्सिन के बारे में। तो आइनोट्रोपिक एजेंट्स अपन दे सकते हैं, और क्या अपन दे सकते हैं, पांचवा, पांचवा और क्या दे सकते हैं अपन, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कब देना है, अगर किसी को कंजेशन नहीं है और किसी को हाइपोपरफ्यूजन है, ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो फ्लूइड्स दे दो उसको, तो ये भी अपन कर सकते हैं। तो ये सब ड्रग्स के नाम है, अपन एक एक कंडीशन को आप ठीक करके देखेंगे। तो ड्रग्स के नाम तो सबको समझ में आया ना, कौन से दे सकते हैं अपन फॉर एक्यूट हार्ट फेलियर, ओके। अब देखो, अब एक एक कंडीशन को समझो, एक एक कंडीशन पे आते हैं अपन। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, इसको अपन बोलते हैं ड्राई एंड वार्म, ड्राई एंड वार्म। अब ड्राई एंड वार्म का मतलब क्या है, ड्राई किसको दिखाता है, ड्राई किसको दिखाता है, ड्राई बोलता है कि इसको कंजेशन नहीं है ना, ड्राई मतलब क्या कि इसको कंजेशन नहीं है, कंजेशन नहीं है ना। और वार्म मतलब क्या कि इसको हाइपोपरफ्यूजन भी नहीं है, हाइपोपरफ्यूजन भी नहीं है। वो तो दोनों चीजें ठीक है ना, ना तो कंजेशन है ना हाइपोपरफ्यूजन है, तो ये तो सबसे सेफ कैटेगरी वाले पेशेंट हो गए। तो ये वाले पेशेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, इन पेशेंट्स के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन ऑलरेडी क्रोनिक हार्ट फेलियर वाली ट्रीटमेंट दे रहे थे वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नो एक्यूट इंटरवेंशन नीडेड है ना, नो एक्यूट इंटरवेंशन इज नीडेड, नीडेड।
तो ये कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे तुमको, क्योंकि कंजेशन भी नहीं है और हाइपोपरफ्यूजन भी नहीं है। तो जो तुम्हारा क्रॉनिक वाला ट्रीटमेंट है उसको ही चलने दो। तो इतना सबको समझ में आया? एवढं समजलं पहला वाला ड्राई और वार्म वाला। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो कि मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या है? एक सेकेंड। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? पेशेंट वेट है और वार्म है। वेट एंड वार्म। अब वेट मतलब क्या? सिंपल, इसमें क्या है? कंजेशन प्रेजेंट है, इसमें कंजेशन है। और वार्म का मतलब क्या है? कि यहाँ पर ये नहीं है, क्या नहीं है इसके अंदर? परफ्यूजन बोल तो हाइपो परफ्यूजन नहीं है ना? हाइपो परफ्यूजन नहीं है, नहीं है। तो इसमें तो अब सिंपल है, हाइपो परफ्यूजन नहीं है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? अब अपने को फ्लूइड को कम करने का इसके अंदर, तो अपन यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं? मोस्ट कॉमनली अपन क्या यूज कर सकते, और ये मोस्ट कॉमन है, ये जो दूसरा सब टाइप है ना, इट इज मोस्ट कॉमन। वेट एंड वार्म मतलब कंजेशन है, हाइपो परफ्यूजन नहीं है। तो इसके अंदर अपन क्या यूज कर सकते हैं? बताओ क्या लगता है तुमको? अगर फ्लूइड ज्यादा हो गया बॉडी में तो अपन सिंपल कौन सा ड्रग दे सकते हैं इसको? फ्लूइड ज्यादा है, डायूरेटिक्स। वेरी नाइस सत्विक। तो इसके अंदर अपन क्या यूज कर सकते हैं? डायूरेटिक्स को अपन यूज कर सकते हैं, डायूरेटिक्स। हाँ, डायूरेटिक्स को अपन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आईवी फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड। तो ये एक ड्रग का नाम है जो लिख लिया मैंने, फ्यूरोसेमाइड अपन यहाँ पर दे सकते हैं। तो बाकी तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायूरेटिक्स दे दो, कंजेशन को कम कर दो। तीसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, वेट वार्म भी हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ड्राई एंड कोल्ड। अब इसका मतलब समझो, ड्राई का मतलब क्या है? कि इसमें कंजेशन नहीं है ना, कंजेशन नहीं है, कंजेशन नहीं है। और कोल्ड का मतलब क्या? बट हाइपो परफ्यूजन है ना, हाइपो परफ्यूजन है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कोई सोच के बोल सकता है? वो तो हाइपो परफ्यूजन है, कंजेशन नहीं है, तो क्या करूंगा मैं इसके अंदर? बताओ क्या लगता है तुमको? क्या लगता है क्या करना चाहिए? कंजेशन नहीं, हाइपो परफ्यूजन है। सांगा सांगा। फ्लूइड्स, वेरी नाइस। फ्लूइड्स, करेक्ट करेक्ट तेजल। तो इसमें अपन फ्लूइड्स देंगे उसको। तो फ्लूइड्स देने के पहले फ्लूइड चैलेंज अपन करते। फ्लूइड चैलेंज का मतलब पता है क्या तुमको? सुना है क्या नाम फ्लूइड चैलेंज? ऐकलंय का फ्लूइड चैलेंज? थोड़ा तो कहीं सुना होगा। वो तो छोटा डोज फ्लूइड का एडमिनिस्टर करके देखो, क्या उसके सिम्टम्स वगैरह ठीक हो रहे हैं? अगर होते रहेंगे तो उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड्स अपन चालू कर सकते हैं। तो फ्लूइड चैलेंज करने के बाद अपने को फ्लूइड्स देने का है। और अगर अगर फ्लूइड्स काम नहीं कर रहे, इफ नॉट, अगर ये इफ नॉट वर्किंग है ना, इफ नॉट वर्किंग, तो अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अपन हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। बोल तो आयनोट्रोपिक पॉजिटिव एजेंट्स अपन दे सकते हैं ना। तो अपन क्या दे सकते हैं? आयनोट्रोपिक एजेंट्स वी कैन गिव, आयनोट्रोपिक एजेंट्स वी कैन गिव। तो तीसरा सबको समझ में आया? ड्राई और कोल्ड वाले के अंदर अपने को क्या करना है, समझ लो। ठीक है, तो ये ड्राई और कोल्ड हो गया। अब चौथा समझो। चौथा क्या है अपने पास? वेट एंड कोल्ड। हाँ, ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है। इसका पहली लाइन लिख रहा हूं मैं, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। इसका बहुत गंदा प्रोग्नोसिस है। और इसको तुम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कार्डियोजेनिक शॉक बोल सकते हो ना, कार्डियोजेनिक शॉक, शॉक। अब इसका मतलब समझो, एक तो वेट है, वेट का मतलब क्या? कि इसके अंदर कंजेशन प्रेजेंट है ना, कंजेशन प्रेजेंट है, कंजेशन भी प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या? कि यहाँ पर हाइपो परफ्यूजन भी है। बोल तो सोचो, अगर कंजेशन है, हाइपो परफ्यूजन है, तो तुम्हारा मकसद क्या है? फ्लूइड दो। लेकिन फ्लूइड देके तुम उसके कंजेशन को खराब कर दोगे, तो ये दिक्कत होगा ना। तो इसलिए इसमें कंजेशन भी है और हाइपो परफ्यूजन है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं? ध्यान से समझो। इसको ठीक करने के लिए अपने को क्या करने का है? मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट है कार्डियोजेनिक शॉक, अपन इसको बोल सकते हो। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या है? कि तुम्हारा जो हार्ट है ना, हार्ट जो है वो फेल हो रहा है, किसको? ब्लड को पंप करने में। इतना सीवियरली फेल हो रहा है कि वो पंप ही नहीं कर पा रहा। भले उसके पास वॉल्यूम वगैरह सब अच्छा है, वॉल्यूम सब आ रहा है उसके पास, बट वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोल रहे। तो अगर वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा, तो टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो कार्डियोजेनिक शॉक सबको समझ में आया क्या है? फ्लूइड है उसके पास, वो तो वॉल्यूम है, बट परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। समझ में आया कार्डियोजेनिक शॉक? हेलो, ओके। अब इसमें अपन क्या करेंगे? पहले तो इसमें अपने को ब्लड प्रेशर चेक करना है। पेशेंट का अपन क्या चेक करेंगे? ब्लड प्रेशर अपन चेक करेंगे। अब ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 90 है ना, सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक बीपी। अगर सिस्टोलिक बीपी मोर देन 90 है, सिस्टोलिक बीपी, बोल तो ठीक ठाक बीपी है, इतना कुछ कम नहीं है। सिस्टोलिक बीपी अगर मोर देन 90 है तो ठीक ठाक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो अब सिस्टोलिक बीपी के अंदर अगर मोर देन 90 है तो अपन क्या करेंगे? कौन से ड्रग्स देंगे उसको? वेजोडाइलेटर्स दे सकते हो, वेजोडाइलेटर्स। अगर तुम वेजोडाइलेटर्स दोगे तो थोड़ा तो ब्लड फ्लो यहाँ पर बढ़ जाएगा ना, तो वेजोडाइलेटर्स वी कैन गिव। और क्या कर सकते हैं अपन? और क्या कर सकते हैं इसके अंदर?
डोपामिन हाई डोज, डोपामिन हाई डोज, आई एम नॉट श्योर सत्विक। कैसे सत्विक, लॉजिक थोड़ा बताना अनम्यूट करके, क्या लगता है डोपामिन का, डोपामिन हाई डोज। डोपामिन डी1 रिसेप्टर पे एक्ट करके जो रीनल ब्लड वेसल्स में उसका वेसोडाइलेशन कराते हैं, वो एक्सक्रीशन बढ़ाता है फ्लूइड का। हाँ, और बीटा बीटा 1 पे एक्ट करके वो थोड़ा कंजेस्टिव आती है, अल्फा 1 पे एक्ट करके। नहीं तो एक्सक्रीशन हो जाएगा तो हाइपोपरफ्यूजन और खराब होएगा ना मेरे ख्याल से। नहीं सर, आपका वो हो जाएगा ना, मतलब कंजेशन कम हो जाएगा उससे। नहीं पर हाइपोपरफ्यूजन का क्या, अल्टीमेटली पूरा का पूरा आप। हाइपोपरफ्यूजन के लिए हार्ट रेट भी तो बढ़ा रहा है, अल्फा 1 पे एक्ट कर, बीटा 1 पे एक्ट करके। अच्छा, रह सकता है भाई, बट वो इंडिकेशंस में मेरे को दिखा नहीं कभी। एक बार चेक करना और मेरे को मैसेज करना, ठीक है। ठीक है, तो वेजोडाइलेटर्स अपन दे सकते हैं। अब सिस्टोलिक बीपी अच्छा खासा है उसका, तो इसका मतलब इतना हाइपोपरफ्यूजन का टेंशन लो मत। देखो पॉइंट क्या है, अपन बीपी क्यों चेक कर रहे हैं, अपने को ये देखना है कि इतना सीवियर हाइपोपरफ्यूजन है क्या उसको। अगर सिस्टोलिक बीपी मोर देन 90 है तो अपन हाइपोपरफ्यूजन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं, ठीक है, वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं। फिर डायूरेटिक्स भी अपन दे सकते हैं, बट कॉशन के साथ दो, ऐसा इतना भी मत दो। डायूरेटिक्स दे सकते हो, और यहाँ पर आयनोट्रॉप्स भी तुम दे सकते हो। आयनोट्रॉप्स तो बहुत अच्छे है, अगर तुम आयनोट्रॉप्स दोगे तो कंजेशन का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, परफ्यूजन भी सुधर जाएगा थोड़ा सा, बट कंजेशन में रिलीफ नहीं होगा। तो ये कुछ ड्रग्स तुम दे सकते हो, आयनोट्रॉप्स, वेजोडाइलेटर्स, डायूरेटिक्स, अगर बीपी उसका अच्छा है तो। बट अगर उसका बीपी लेस है, ठीक है, अगर बीपी लेस है, ध्यान से समझो, अब अगर उसका बीपी लेस देन 90 है तो मैं वेजोडाइलेटर्स दे सकता हूँ क्या, बताओ। अगर बीपी कम है और अपन फिर भी उसको वेजोडाइलेटर्स दे रहे हैं, दे सकता हूँ क्या। यस तो ऐसे करो, नो तो ऐसे करो। नहीं दे सकते, क्योंकि उसका बीपी ऑलरेडी लेस है, वेजोडाइलेटर्स देके उसका और बीपी खराब कर रहे हो तुम। तो इसके अंदर वेजोडाइलेटर्स नहीं देंगे, इसके अंदर अपन क्या दे सकते हैं, आइनोट्रोपिक्स दे सकते हैं। आइनोट्रोप्स इसके अंदर भी अपन दे सकते हैं, जैसे डिजॉक्सिन, डोब्यूटामिन, मोस्ट कॉमनली जो है डोब्यूटामिन को यूज करते हैं, ठीक है। डिजॉक्सिन को इतना यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते बताऊंगा, बट डिजॉक्सिन इतना ज्यादा फेमस ड्रग है नहीं। वो तो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन डोब्यूटामिन इज क्वाइट बेटर। कैसे करता है बताऊंगा अभी। आइनोट्रोप्स अपन दे सकते हैं, फिर उसके बाद अपन वेसोप्रेसर दे सकते हैं ना, वेसोप्रेसर दे सकते हैं। वेसोप्रेसर क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर अपना मेन मुद्दा क्या है भाई, ब्लड प्रेशर कम है उसका, वो तो परफ्यूजन बहुत सीवियरली अफेक्टेड होगा। तो अपने को वेसोप्रेसर उसको देके थोड़ा तो भी परफ्यूजन ठीक करने का ट्राई करने का है, ठीक है। वेसोप्रेसर्स अपन दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं अपन, डायूरेटिक्स इसमें भी दे सकते हैं, बट विथ कॉशन। इसमें भी डायूरेटिक्स कैसे देने, विथ कॉशन। तो ये जो है ना, ये ऐसा फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है इसका कोई। इसमें तुम ड्रग्स के कॉम्बिनेशन वगैरह कर सकते हो बेस्ड अपॉन द पर्सन की सिचुएशन। इसलिए बोल रहा हूँ ना, वर्स्ट प्रोग्नोसिस है इसका। अगर कोई फिक्स पैटर्न रहता था ठीक करने का तो हो जाता था, बट ये थोड़ा सा अवघड़ है इसको ठीक करना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो सबको ये समझ में आया, क्लासिफिकेशन पूरा कैसे ठीक करने का है, ठीक है। यही जो क्लासिफिकेशन अपन ने किया ना, ड्राई वार्म, ड्राई कोल्ड, इसी इसी क्लासिफिकेशन को अपन नाम देते हैं, इसी को अपन बोलते हैं स्टीवेंसन क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्टीवेंसन क्लासिफिकेशन। ऑल राइट, तो ये हो गया अपना एक्यूट हार्ट फेलियर। तो सबको एक्यूट हार्ट फेलियर समझ में आया अच्छे से, समझ ल, हेलो, समझ ल कि नहीं। ठीक है, आप डिजॉक्सिन अपन खत्म करते 15 मिनट में, क्योंकि डिजॉक्सिन तुमको सेकेंड ईयर के अंदर भी ऐसे शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो डिजॉक्सिन को अच्छे से पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। तो डिजॉक्सिन के बारे में थोड़ी चीजें मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूँ, तो आप समझो। हाँ, डिजॉक्सिन को अच्छे से समझो, ये ड्रग बहुत काम का ड्रग है। बोल तो ऐसे तो इतना काम का नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। बहुत आराम से समझो, बहुत मजा आएगा तुमको। देखो डिजॉक्सिन एक एग्जांपल है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक क्लास ऑफ ड्रग है, उसके अंदर ये डिजॉक्सिन आता है, तो ये तो याद रखो, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है। अब अपने को नॉर्मली तुम्हारे कार्डियक मसल के अंदर या फिर मायोसाइट के अंदर क्या होता है वो समझना है। देखो नॉर्मली क्या होता है वो समझो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं और वो चैनल्स के थ्रू कुछ ना कुछ होने वाला है। अपनी मान लो एक कार्डियोसाइट है, कार्डियोसाइट के ऊपर एक चैनल होगा जिसको अपन बोलते हैं स्लो यल टाइप कैल्शियम चैनल। क्या नाम होगा उस चैनल का, स्लो यल टाइप कैल्शियम चैनल। नाम में क्या है, कैल्शियम है। तो इसका काम क्या है कि बाहर से, सेल के बाहर से कैल्शियम को सेल के अंदर लेना। तो ये लो लो जो अपना स्लो चैनल है, एयर टाइप कैल्शियम चैनल, इसमें से क्या होगा, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा। अब कैल्शियम सेल के अंदर आने के बाद ये कहां पे जाएगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको पता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आर वाई आर रिसेप्टर पर एक्ट करता है। कहां पर एक्ट करता है, आर वाई आर रिसेप्टर पे।
और उसके वजह से बहुत सारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करते हैं। इतना सबको क्लियर है? कैल्शियम सेल के अंदर आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया और उसने बहुत सारा कैल्शियम रिलीज किया। इतना सबको क्लियर है? एवढं क्लियर है का? ठीक है। कैल्शियम रिलीज किया। अब ये जो कैल्शियम है उसके साथ साथ क्या हो सकता है? एक तो कुछ कैल्शियम जो उसने रिलीज किया है वो आ जाएगा अपने एक्टिन और मायोसिन के पास। और तुमको पता है कॉन्ट्रैक्शन कौन कराते हैं? एक्टिन और मायोसिन कराते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम। तो ये कैल्शियम किस पर एक्ट करेगा? अपने एक्टिन मायोसिन पर, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। वही जो कैल्शियम रिलीज हुआ था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, उसमें से कुछ कैल्शियम तो एक्टिन मायोसिन के पास गया, बट और कैल्शियम जो एक्स्ट्रा है वो क्या होता है? रीअपटेक होता है, फिर से एक बार वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाता है। तो वो स्टोर हाउस है ना, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम को थोड़ा सा फिर से अंदर अपने अंदर वापस ले लेता है। और जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, एक्स्ट्रा और भी जो कैल्शियम बचा होगा, वो क्या होता है? वो सेल के बाहर जाता है। अब वो सेल के बाहर कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ NCX, बोल तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब मैंने क्या बोला? जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है तो उसके तीन पॉसिबिलिटीज है। एक तो एक्स्ट्रा कैल्शियम अपने एक्टिन मायोसिन के पास जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी वो फिर से एक बार सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रीअपटेक होगा, तीसरा क्या कि वो सेल के बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम कैल्शियम, अपना क्या है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो अब सोचो अगर वो जो कैल्शियम है वो सेल के बाहर गया तो सोडियम अंदर आएगा, क्योंकि नाम में है ना सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो सोडियम क्या होगा? सेल के अंदर आएगा। अभी तक सबको क्लियर है? अभी तक सबको क्लियर है क्या? है कि नहीं? सांगा सांगा फास्ट, सगळे सांगा, सब लोग बताओ, सिर्फ सत्विक नहीं, बाकी भी लोग बताओ। क्लियर है ना? ठीक है। तो अब इसी वजह से अगर कैल्शियम बाहर जा रहा है तो सोडियम क्या होगा? सोडियम अंदर आएगा। अब अपने को इतना बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है, सेल के अंदर मेरे को तुम सभी को इतना नॉलेज तो होगा कि इंट्रासेलुलर मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन होता है पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है सोडियम। तो एक सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप आता है जो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। तो जो भी एक्स्ट्रा सोडियम अंदर आया है सेल के बिकॉज ऑफ कैल्शियम एक्सचेंजर, तो वो एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर फेंकने का काम कौन करेगा? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। क्लियर है सबको? क्लियर है? टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप का ये रोल है। अब एक बात याद रखो कि ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, ऐसा नहीं कि हमेशा सोडियम को बाहर फेंकेगा, हमेशा कैल्शियम को अंदर लेगा, ऐसा नहीं। ये मूड पे इसके, कभी ये कैल्शियम को बाहर फेंक सकता है, कभी सोडियम को। अब इसका अपन समझेंगे क्या खेल होने वाला है। नॉर्मली बॉडी के अंदर ये सब खेल होता है, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा तुमको। देखो मैंने क्या बोला? सेल है अपनी, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा समझो। देखो ये सेल है अपनी, सेल के अंदर कौन सा चैनल होगा? स्लो एल टाइप कैल्शियम चैनल। इसमें से क्या हुआ? कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मान लो, इसके ऊपर कैल्शियम एक्ट किया और उसने बहुत सारा कैल्शियम जो है रिलीज किया, बहुत सारा कैल्शियम रिलीज किया। तो ये जो कैल्शियम ये कहाँ कहाँ पर जा सकता है? एक्टिन मायोसिन के पास जा सकता है, या तो फिर वापिस एक बार रीअपटेक हो जाएगा, या फिर सेल के बाहर जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। और उसके बाद सोडियम अंदर आएगा, क्योंकि ये कैल्शियम को बाहर फेंक रहा है तो सोडियम अंदर आएगा। तो जो एक्स्ट्रा सोडियम अंदर भर रहा है इसको बाहर फेंकने का काम कौन करेगा? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। और वो क्या करेगा? पोटेशियम को अंदर लेगा। ऑल क्लियर? आता क्लियर है? अब क्लियर? तो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। अब डिजॉक्सिन एग्जैक्टली क्या करेगा? देखो डिजॉक्सिन जो है ये एक्ट करता है तुम्हारे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप पर, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को इनिबिट कर देगा। तो अगर इसको इनिबिट किया तो जो एक्स्ट्रा सोडियम है वो बाहर जा नहीं पाएगा। तो सोडियम क्या होगा? सोडियम विल एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। अब मैंने तुमको पहले ही बोला सोडियम जो कैल्शियम एक्सचेंजर था, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, वो दोगला इंसान है। वो क्या बोलेगा कि अंदर सोडियम ज्यादा है, बाहर सोडियम कम है, मैं क्या करूंगा? मेरा वैसे तो काम सोडियम को बाहर से अंदर लेने का है, लेकिन इस बार मेरे को सोडियम सेल के अंदर दिख रहा है। तो वो क्या बोलेगा कि मैं क्या करूंगा? कैल्शियम को अंदर लूंगा, सोडियम को बाहर फेंकूंगा। तो ये जो अपना ये है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इसका रोल रिवर्स हो जाता है, मतलब रिवर्सल ऑफ रोल। तो ये क्या करता है? सोडियम को बाहर फेंकेगा, कैल्शियम को अंदर लेगा। तो बहुत सारा कैल्शियम तुम्हारे सेल के अंदर आ जाएगा, इस वजह से वो तुम्हारे एक्टिन मायोसिन के पास जाएगा, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पास जाएगा। अल्टीमेटली वो एक्टिन मायोसिन के पास जाकर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। तो सबको समझ में आया डिजॉक्सिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे बढ़ा रहा है? समझ ल? हेलो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुमको, फिर से एक बार ये प्रोसीजर रिकॉल करो, क्योंकि ये अगर नहीं समझा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार देखो अच्छे से, कोई पॉइंट नहीं समझा तो पूछो इसमें से। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अपन बोलते हैं ना, डिजॉक्सिन पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक है।
तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है वो। दस बज के 9 तक देखो एक बार इसको अच्छे से, माइंड में वो डायग्राम को घुमाओ थोड़ा सा। मिनट, ठीक है, हो गया सबका देख के, झालं झालं का? ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है कि कैसे वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब दूसरा याद रखो कि ये जो तुम्हारा डिजॉक्सिन है इसके और भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, ये वेगोमाइमेटिक एक्शन करता है। वेगोमाइमेटिक मतलब क्या, कि ये वेगस नर्व की तरह कर रहा है, मिमिक कर रहा है उसको। तो इस वजह से वेगस तुमको पता है इनिबिट करेगा, तो इस वजह से डिजॉक्सिन एडिशनली क्या करता है, हार्ट रेट को कम भी करता है, मतलब निगेटिव क्रोनोट्रोपी, हार्ट रेट का कम होना मतलब निगेटिव क्रोनोट्रोपी। और कंडक्शन जो अपने साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड फिर बंडल ऑफ हिस्पर्किंजे, वो जो कंडक्शन है उसको भी घटाएगा, तो निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। तो डिजॉक्सिन कैसा है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, निगेटिव क्रोनोट्रोपिक, निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। तो ये डिजॉक्सिन के बारे में तुमको याद रखना है। ये सब जो है डिजॉक्सिन ऐसा ड्रग है जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है बट हार्ट रेट को कम कर रहा है और कंडक्शन को भी थोड़ा सा स्लो कर रहा है। तो ऐसा है। तो डिजॉक्सिन का अपन यूज किसके अंदर करते हैं, इसका यूज अपन करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन इन हार्ट फेलियर पेशेंट। आप एक बात याद रखो, सिर्फ याद रखो, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होने वाला है। देखो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होने वाला है, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर तुम्हारा जो पूरा हार्ट है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो थोड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा बट बहुत फास्ट करेगा। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा ही करेगा बट बहुत फास्ट करेगा, तो ऐसा फ्लिकरिंग होगा हार्ट का। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा बट बहुत फास्ट करेगा। समझ ले एवढं, एवढं समझलं का? तो अब अगर सोचो तुमने इसको डिजॉक्सिन दिया, तो डिजॉक्सिन क्या करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। नॉर्मली ऐसा ऐसा फ्लिकर हो रहा था हार्ट, तो डिजॉक्सिन देने की वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है ना, बट हार्ट रेट भी कम हो गया, तो इस वजह से हार्ट ऐसा नॉर्मल हो रहा है। तो समझ में आया एट्रियल फिब्रिलेशन इन सीएचएफ के अंदर क्यों दे रहे अपन इसको, समझ लगा गाइस? बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हार्ट रेट को भी कम कर रहा है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा रहा है, तो इसलिए अपन ये वाले कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब डिजॉक्सिन की थोड़ी बातें, ये ओरल देते हैं अपन इसको। वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है इसका, तो टी हाफ इसका बहुत बार पूछते, 40 घंटे का इसका टी हाफ होता है, और लोडिंग डोज इसमें अपने को देना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लिवर करता है। एक्सक्रीट कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। तो अगर सोचो किसी को रीनल फेलियर है, किसी को रीनल फेलियर है, तो उसमें डिजॉक्सिन के टॉक्सिसिटी होने का रिस्क ज्यादा है। बरोबर, समझ लो एवढं, रीनल फेलियर वाला अगर पेशंट है तो उसमें टॉक्सिसिटी का रिस्क ज्यादा है। समझलं की नाही अरे मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो? ठीक है, तो ये है। एक्सक्रीट कहाँ से होता है, किडनी से होता है। थेरापेटिक इंडेक्स इसका नैरो है, बोल तो जो तुमको थेरापेटिक इंडेक्स तुम फार्मेक में पढ़ते हो ना, वो नैरो है, इसलिए इसकी ड्रग मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। तो सीरम के अंदर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के ऊपर, बोल तो इसी रेंज में अपने को रखने का, ट्राई करने का। तो ये इसका डिजॉक्सिन के कुछ प्रॉपर्टीज। साइड इफेक्ट्स याद रखो इसके थोड़े से, साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, अरे साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन इसका नॉजिया वोमिटिंग होता है। मोस्ट, यार अब थोड़ा पीपीटी के जैसा लग रहा होगा तुमको, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं ज्यादा, है ना, तो लिख के लाया हुआ थोड़ा सा बेटर था, बट समझो थोड़ा सा। मोस्ट कॉमन क्या है, नॉजिया वोमिटिंग है। मोस्ट स्पेसिफिक ज़ैंथोप्सिया। मोस्ट, तुमको मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्पेसिफिक का डिफरेंस पता है ना? हेलो, ठीक है, तो मोस्ट स्पेसिफिक क्या है, ज़ैंथोप्सिया मतलब येलो विजन, तो ये मोस्ट स्पेसिफिक है। कॉमन कार्डियक साइड इफेक्ट, हाँ अब यहाँ पर थोड़ी बातें समझो। देखो कैसे होने वाला है डिजॉक्सिन, मैंने तुमको क्या बोला कि ये जो है ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, बट ये क्या कर रहा है, एक सेकेंड दो मेरे को, एक सेकेंड। हाँ, मैंने कोई तो पॉइंट एक नहीं लिखा है इसमें, काम का पॉइंट नहीं लिखा है, एक सेकेंड। ठीक है, जाने दो, वो बाद में देखेंगे वो वाला पॉइंट। अभी इस पॉइंट पे देखो। अब देखो कॉमन कार्डियक साइड इफेक्ट का मतलब क्या है, जो भी तुम्हारे मायोसाइट है उसमें कैल्शियम ज्यादा आ रहा है। अगर कैल्शियम ज्यादा आ रहा है उसके अंदर, तो ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिन मायोसिन के पास पहुंचे। तो वेंट्रिकल क्या होता है, प्री एक्साइट होता है। प्री एक्साइट मतलब नॉर्मली वो अगर एक कार्डियक साइकिल में एक बार ही एक्साइट होना चाहिए था, तो वो गलती से कभी कभी क्या हो सकता है,
वो एक ही साइकिल के अंदर 2 बार बीट करता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम, बहुत ज्यादा कैल्शियम होने की वजह से 2 बार बीट करता है। तो कॉमन कार्डियक साइड इफेक्ट क्या है? प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। तो जिस टाइम पर होना चाहिए था उसके पहले ही हो रहा है। मान लो ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन था, ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन था, इतने इंटरवल पे कॉन्ट्रेक्शन आने चाहिए थे, बट एडिशनल यहाँ पर और एक कॉन्ट्रेक्शन आ गया। समजलं सगळ्यांना? तो इसी को अपन एक्टॉपिक्स बोलते हैं, वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स। समझ एवढं? एक्टॉपिक्स ईसीजी के ऊपर देखते ना अपन, प्री मैच्योर। तो ये जो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, इसी को अपन वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल के अंदर कभी कभी 2 बार कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो डिजॉक्सिन के साथ देखो, एक तो इसके वजह से 2 बार कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसको अपन टैकीकार्डिया भी बोल सकते हैं, और ये ब्रैडीकार्डिया भी कर सकता है। कैसे करता है भी बताऊंगा। तो इसी को अपन एक्टॉपिक्स बोलते हैं। अगर एक्टॉपिक्स दिख रहे हैं मेरे को, तो उसके ट्रीटमेंट में अपन लिडोकेन और फेनिटोइन अपन यूज कर सकते हैं। सिर्फ नाम याद रखो, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो ये है एक फिनोमिना। अब दूसरा क्या है, स्पेसिफिक कार्डियक साइड इफेक्ट क्या है? दैट इज नॉन पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया विथ एवी ब्लॉक। अब ये क्यों हो रहा है, टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है? देखो, पहले तो अपन ने बोला कि वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी हो रहा है, बट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं नॉन पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो तुम्हारा डिजॉक्सिन है, इसका सेकेंड मैकेनिज्म था। ये क्या कर रहा था? तुम्हारे वेगल टोन को बढ़ा रहा था। वेगल टोन का काम क्या है? हार्ट रेट को कम करना, सबको पता है। तो अगर हार्ट रेट को कम कर रहा है, सॉरी टैकीकार्डिया है ना, अभी तक ब्रैडीकार्डिया नहीं है, सॉरी टैकीकार्डिया। स्पेसिफिक कार्डियक साइड इफेक्ट क्या है? नॉन पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का भी रीजन सेम है, एक्सेस कैल्शियम की वजह से यहाँ पर टैकीकार्डिया हो सकता है, बट यहाँ पर विथ एवी ब्लॉक है। अब एवी का ब्लॉक क्यों होगा? क्योंकि देखो, टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेस कैल्शियम। बट एवी का ब्लॉक क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्लो कंडक्शन। तुमको पता है डिजॉक्सिन का दूसरा मैकेनिज्म भी है कि वो कंडक्शन को स्लो कर रहा है थ्रू आउट योर इलेक्ट्रिकल पाथवे। तो अगर कंडक्शन स्लो हो जाएगा तो यहाँ पर एवी ब्लॉक हो सकता है। तो ये भी कार्डियक साइड इफेक्ट आ सकता है, मतलब फास्ट एट्रियल रेट विथ एवी ब्लॉक। तो ये दूसरा सबको समझ में आया? साइड इफेक्ट समझ में आया क्या? टैकीकार्डिया वाला सिंपल है ना? एक्सेस कैल्शियम की वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है, स्लो कंडक्शन की वजह से एवी ब्लॉक हो रहा है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट क्या रह सकता है? हाइपर कैलेमिया। 1 मिनट के लिए अपनी डायग्राम को देखो, हाइपर कैलेमिया क्यों हो रहा है तुमको समझ में आ जाएगा। जो अपना मैकेनिज्म है उसको अच्छे से देखो। हाइपर कैलेमिया बोल तो ब्लड के अंदर पोटेशियम बढ़ जाएगा। देखो समझ में आया क्या? देख के बताओ, हाइपर कैलेमिया समझ में आया क्या? ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का खेल है पूरा, उसको ही अगर इनहिबिट कर देगा तो पोटेशियम बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा। तो इसके वजह से हाइपर कैलेमिया यहाँ पर हो सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है। अब देखो, अब अगर सिवियर टॉक्सिसिटी हो गया डिजॉक्सिन का, सिवियर टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होता है मैकेनिज्म याद रखो, जो तुम्हारा कंडक्शन है ना वो बहुत सप्रेस हो जाता है। जो तुम्हारा एवी कंडक्शन है, साइनोएट्रियल एवी, वो कंडक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर सिवियर साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो अगर टॉक्सिसिटी है तो यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ऐसे तो क्या कार्डियक साइड इफेक्ट है टैकीकार्डिया, बट अगर टॉक्सिसिटी हो रहा है तो वो जो कंडक्शन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, उस वजह से यहाँ पर साइनस ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, और एवी ब्लॉक्स भी हो रहे हैं। तो अगर मेरे को ये ठीक करना है सीवियर टॉक्सिसिटी, तो उसके अंदर अपन एट्रोपिन और डिजिफा या फिर डिजिबाइंड, ये कंपाउंड्स को अपन यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली? वेगल टोन को कम करते हैं। अगर वेगल टोन को कम करेंगे तो कंडक्शन को बढ़ा देंगे, और अल्टीमेटली तुम्हारा ये ब्रेडिकार्डिया थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। समजलं सगळ्यांना सिव्हिअर टॉक्सिसिटी वाला पॉइंट? समजलं का? नक्की सांगा, बाकी पण लोक सांगा। ठीक है, थोड़ा सोचो, ये तुमको क्लियर हो जाएगा है ना। ये नोट्स बाद में मांग लेना मेरे से। हाँ, अब एक लास्ट 2 पॉइंट बाकी है, वो खत्म करते हैं अपन। ठीक है, बोल तो डिजॉक्सिन अपना पूरा हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इन हाइपोकैलेमिया, जब हाइपोकैलेमिया है, ब्लड का जो अपना ये लेस है, क्या पोटेशियम लेस है, तब देर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का मतलब क्या कि डिजॉक्सिन की वजह से जो हार्ट हार्ट के ऊपर जो डिजॉक्सिन का इफेक्ट है वो सीवियर आएगा अगर हाइपोकैलेमिया है तो। अब ऐसा क्यों होगा? देखो ऐसा क्यों होगा, अगर पोटेशियम कम है, बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो ये अपने पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो थोड़ा सा समझो कॉन्सेप्ट को। अगर ये मान लो मेरे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ये क्या है मेरे पास? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। तो इसका काम क्या है कि 3 सोडियम को बाहर फेंकना और 2 पोटेशियम को अंदर लेना, ऐसा इसका काम है। तो अगर अपन ने डिजॉक्सिन दिया है, अगर अपन ने डिजॉक्सिन दिया है और यहाँ पर पोटेशियम कम है, अगर पोटेशियम कम है और मैंने यहाँ पर डिजॉक्सिन दिया है, डिजॉक्सिन दिया है, तो मेरे को बताओ ये जो साइट है जो पोटेशियम को अंदर ले रहा है, पोटेशियम लो है बट डिजॉक्सिन यहाँ पर ज्यादा है,
तो इस साइड के ऊपर ज्यादा कौन जाएगा, पोटेशियम की डिजॉक्सिन, बताओ। अगर पोटेशियम लो है, डिजॉक्सिन ज्यादा है, तो इस साइड के ऊपर ज्यादा कौन जाएगा, पोटेशियम की डिजॉक्सिन। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कौन है, डिजॉक्सिन है, तो कौन जाएगा बताओ। अगर पोटेशियम लो है, डिजॉक्सिन ज्यादा है, सांगा सांगा फास्ट। अरे क्वेश्चन नहीं समझ लगा तुम्हाला, मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है। इसके पास क्या है, अपने पास मैकेनिज्म है कि ये पोटेशियम को अंदर लेगा, सोडियम को बाहर फेंकेगा। तो अब सेल के बाहर अगर मैं बोल रहा हूं कि पोटेशियम कम है, सेल के बाहर पोटेशियम कम है, डिजॉक्सिन ज्यादा है, तो इस साइड पे कौन ज्यादा बाइंड करेगा, पोटेशियम की डिजॉक्सिन, बताओ। आता था सांगा, डिजॉक्सिन बाइंड करेगा ना, वेरी नाइस, डिजॉक्सिन बाइंड करेगा। तो अब डिजॉक्सिन अगर बाइंड कर रहा है तो यहाँ पर पोटेशियम बाइंड नहीं कर पाएगा, तो डिजॉक्सिन बाइंड कर रहा है मतलब ये ज्यादा इनिबिट हो जाएगा तुम्हारा, और अगर वो इनिबिट हो जाएगा तो फिर अपना वही प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। सॉरी, माइक बंद हो गया। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो डिजॉक्सिन अगर इसको बाइंड हो गया तो इनिबिट हो जाएगा, तो अगर इनिबिट हो गया तो डिजॉक्सिन अपना काम कर पाएगा। अब अगर हाइपोकैलेमिया है तो इसी का मतलब क्या है, अगर हाइपोकैलेमिया है, बाहर का पोटेशियम अगर कम है, तो डिजॉक्सिन ज्यादा बाइंड करेगा इसको, ज्यादा ये इनिबिट होगा, और ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो डेवलप करेगा, वो तो टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगी उसकी, है ना। तो इन हाइपोकैलेमिया देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सबको इस लाइन का मतलब समझा कि नहीं, बताओ। आता समजलं मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, सांगा यार फास्ट। समझला ना, बहुत सिंपल है, एक बार अगर तुम समझ गए तो मजा आएगा तुमको। उसके बाद इसीलिए अपन पोटेशियम को अपन इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो अगर डिजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी हो रहा है तो अपन पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं। क्यों, अगर पोटेशियम मैंने दिया तो यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा रहेगा, डिजॉक्सिन कम बाइंड होगा इसको, अगर डिजॉक्सिन कम बाइंड हुआ तो उसका इफेक्ट यहाँ पर कम आएगा। तो बहुत सिंपल है, तो पोटेशियम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अब लास्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ डिजॉक्सिन, ध्यान से समझो। पहले तो कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कुछ एब्सोल्यूट है ना। अब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब क्या है कि ये रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी बढ़ा देंगे। तो अगर ये वाले कंडीशंस मेरे पास है जो मैंने यहाँ पर लिखे पहले इसमें, तो ये क्या करेंगे, ये टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ाएंगे, इसीलिए क्या है अपन इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। तो जैसे कि हाइपोकैलेमिया, मैंने ऑलरेडी तुम सबको बताया हाइपोकैलेमिया के अंदर क्यों यहाँ पर टॉक्सिसिटी का रिस्क है। क्लियर है ना सबको, हाइपोकैलेमिया का लॉजिक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये हाइपोकैलेमिया है। दूसरा हाइपोमैग्नेशिया, अगर मैग्नीशियम कम है, अगर मैग्नीशियम कम है तो भी यहाँ पर टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो को फैक्टर है, तुम्हारा जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है उसका को फैक्टर है मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो भी डिजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ता है। तो ये याद रखो, दूसरा दूसरा हो गया। तीसरा हाइपर कैल्शियमिया, अब अगर कैल्शियम ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर टॉक्सिसिटी का रिस्क ज्यादा रहेगा, कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो हाइपर कैल्शियमिया। और रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के अंदर भी मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि किडनी का काम है ना डिजॉक्सिन को एक्सक्रीट करना। तो अगर किडनी फेल हो गई तुम्हारी तो डिजॉक्सिन एक्सक्रीट नहीं होगा, तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाएगा। सबको क्लियर इतने रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, क्लियर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन देखो, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर आता है सबसे पहले WPW। WPW का नाम सुना है क्या तुमने, WPW वुल्फ पार्किंसन, सुना है क्या नाम, सुना है क्या। देखो WPW के अंदर होता क्या है, इट इज बेसिकली जेनेटिक कंडीशन। इसमें एक एडिशनल बंडल होता है, अब तुम सबको पता है साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, फिर आपने परकिंजे वो सब आते हैं ना। तो ये जो अपना WPW है इसमें एक एडिशनल बंडल आता है जो क्या करता है, एवी नोड में से पास नहीं होता, साइनोएट्रियल से निकलता है, डायरेक्टली वेंट्रिकल को जाके जाता है, वो तो एवी नोड में से नहीं जाएगा। तो अब अगर तुम सोचो, नॉर्मली एवी नोड क्या करता है, थोड़ा सा डिले करता है, उसको अपन एवी नोडल डिले बोलते हैं। उसी डिले की वजह से वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो थोड़ा सा एट्रियल सिस्टोल के बाद में शुरू होता है ना, एवी नोडल डिले की वजह से। बट अगर सोचो एक एडिशनल बंडल है मेरे पास, उसको अपन बंडल ऑफ केंट बोलते हैं, जो क्या कर रहा है, वेंट्रिकल के पास जा रहा है ना, वेंट्रिकल के पास जा रहा है वो, और वो एवी नोड से नहीं जाएगा, तो वो एवी नोडल डिले वहां पर होगा नहीं। तो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट सुनाई देंगे क्या, थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या तुमको। वो तो जिस टाइम पर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था उसके थोड़े ही पहले एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझता है का, समझता है का। तो इसीलिए अगर तुमको पता होगा अपने पास PR इंटरवल होती है ना, PR इंटरवल, तो ये P वेव फिर QRS कॉम्प्लेक्स, यार गंदा बना दिया यार, ठीक है, P फिर ये QRS कॉम्प्लेक्स और ये T वेव। तो ये जो PR इंटरवल होती है ना, मेरे को बताओ अगर किसी को WPW है तो PR इंटरवल बढ़ेगी या फिर छोटी होगी, बताओ इन बोल तो
बिग और स्मॉल ऐसा बताओ। पीआर इंटरवल डब्ल्यूपीडब्ल्यू में बिग और स्मॉल, स्मॉल करेक्ट, वेरी नाइस। तो पीआर इंटरवल यहाँ पर घट जाती है डब्ल्यूपीडब्ल्यू, क्योंकि इंपल्स बहुत पहले ही पहुंच जाता है तुम्हारे वेंट्रिकल के पास, इसलिए पीआर इंटरवल थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। तो ये डब्ल्यूपीडब्ल्यू थोड़ा बेसिक बताया। अब होता क्या है देखो, डब्ल्यूपीडब्ल्यू के अंदर क्यों अपन कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहे हैं इसको। डब्ल्यूपीडब्ल्यू में डिजॉक्सिन जो है, डिजॉक्सिन नॉर्मली तुम्हारे साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, इसमें से जो कंडक्शन हो रहा है उसको सप्रेस कर रहा है। तो अगर उसको ये सप्रेस कर रहा है तो डब्ल्यूपीडब्ल्यू जो एडिशनल बंडल है ना उसमें से बढ़ा देता है ये। तो जो अपना बंडल ऑफ केंट है उसमें से जो इंपल्स का स्पीड है उसको ये बढ़ा देगा। तो अब अगर उसमें से स्पीड बढ़ रहा है तो इस वजह से यहाँ पर इट कैन प्रिसिपिटेट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है क्योंकि वो उसमें से स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए डिजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डब्ल्यूपीडब्ल्यू। समझलं सगळ्यांना? समझा सबको डब्ल्यूपीडब्ल्यू? ओके। फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ब्लॉक, अब तुमको ऑलरेडी मैंने बता दिया डिजॉक्सिन के अंदर ब्लॉक हो रहा है ना, ब्लॉक नहीं बोल तो कंडक्शन स्लो हो रहा है ऑलरेडी। अगर उसको एवी नोडल ब्लॉक है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो अगर 2 डिग्री 3 डिग्री तो और सीवियर हो जाएगा, तो इसमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है डिजॉक्सिन। समझ ला? 2 डिग्री 3 डिग्री ब्लॉक समझ लगा? तीसरा एचओसीएम, अगर किसी को एचओसीएम है बोलते हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। एक सेकेंड, हाँ, अगर किसी को एचओसीएम है, अब एचओसीएम के अंदर तुमको पता है जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना वो हार्ट अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतना ऑब्स्ट्रक्शन वो और बढ़ते जाएगा, तो ये वर्सन करेगा सिचुएशन को। तो बिकॉज कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैन वर्सन ऑब्स्ट्रक्शन, इसलिए एचओसीएम के अंदर भी अपन डिजॉक्सिन नहीं देते। और एक्यूट एमआई, अगर किसी को एक्यूट सडनली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसमें भी डिजॉक्सिन मत दो, क्योंकि उसमें भी अरिदमिया का रिस्क यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर मोस्ट कॉमन अरिदमिया कौन सा है जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है? सडन कार्डियक डेथ होती है, बताओ मोस्ट कॉमन अरिदमिया जिसके वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है? फास्ट, बताओ बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, करेक्ट सात्विक, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गए अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन पे अगर तुमको सवाल आया ना तो इसको अच्छे से लिखो, इसका कैसा काम करता है, इसका कैसा क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है और ये सब। तो सबको डिजॉक्सिन क्लियर है?